हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। और बच्चों, आज हम आपके लिए एक स्पेशल सब्जेक्ट लेके आए हैं और आपकी ये क्लास स्पेशल होने वाली है क्योंकि बच्चों हम सबसे पहले हम कंट्रोल सिस्टम का सब्जेक्ट आपके लिए लेके आए हैं। इसके अंदर हम बीटेक में जितना कोर्स कवर है वो सारा बताएंगे, प्लस गेट ईएस में जो क्वेश्चंस आए हैं, प्लस अलग स्टेट बाय स्टेट जो पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं उसके हम आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे और शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। और इसके अंदर हम आइडियली और प्रैक्टिकली रेस्पॉन्स आपको दिखाएंगे कि कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, ये एक ब्रांड सब्जेक्ट क्यों माना जाता है। क्योंकि बच्चों एक स्पेशली ये है कि कंट्रोल सिस्टम आपका ब्रांड सब्जेक्ट है, ये हम बीटेक में पढ़ते हैं। और जो इसके बाद एमटेक में स्पेशली कंट्रोल सिस्टम होता है। इसके बाद जो बच्चे डॉक्टरेट डिग्री करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो इसके लिए कंट्रोल सिस्टम सबसे अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है। तो आज के टाइम पे बच्चों कंट्रोल सिस्टम की डिमांड हर जगह पर है। आप देख लीजिए हर स्टेट में, हर ब्रांचेस में, यहाँ तक कि हर मशीन में कंट्रोल सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि कंट्रोल सिस्टम में हम बीटेक में क्या क्या सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ते हैं। उसके बाद हम आगे आगे इसका इंक्रीमेंट करते रहेंगे, आगे आगे हम आपको टॉपिक के बारे में बताते रहेंगे। और बच्चों हम इस टॉपिक में आपको सारे आइडियल और प्रैक्टिकल दोनों रेस्पॉन्स दिखाने वाले हैं। तो बस हमें आप सबका सहयोग चाहिए बच्चों, और आप सब मेरी क्लास को अटेंड करते रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक करते रहिएगा और जितना चाहें उतना लोगों में भेजिएगा। तो बच्चों, माय नेम इज आशीष गुप्ता और आप सभी बच्चों का स्वागत है मेरे ऑनलाइन चैनल ऑनलाइन पाठशाला बाय आशीष गुप्ता में। तो बच्चों आज हम आपके लिए एक स्पेशल सब्जेक्ट लेके आए हैं, कंट्रोल सिस्टम। बच्चों की डिमांड थी और हमने इस हमारे कंट्रोल सिस्टम के ऊपर अब हम ये सब कंट्रोल सिस्टम के ऊपर हम आपको उसके बारे में थोड़ा समझाएंगे। तो बच्चों सबसे पहला स्टार्टिंग में हम थोड़ा बेसिकली इसके बारे में बताते हैं कंटेंट्स में कि इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक बच्चों आपका आएगा इंट्रोडक्शन। इसके अंदर बच्चों आप पढ़ोगे कि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले सिस्टम क्या होता है, उसके बाद कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, उसकी क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी, हाल मशीन्स में कंट्रोल सिस्टम क्यों आवश्यक है, क्यों क्यों कंट्रोल सिस्टम को ब्रांड सब्जेक्ट माना गया है ना। इसके बाद आपके ओपन लूप, क्लोज लूप, ये सारे के सारे टॉपिक इसके अंदर आएंगे। तो बेसिकली हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे फर्स्ट टॉपिक आपका इंट्रोडक्शन आएगा कंट्रोल सिस्टम का, तो इसके अंदर हम केवल कंट्रोल सिस्टम के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद सेकंड आपका मैथमेटिकल मॉडलिंग आएगा। बच्चों मैथमेटिकल मॉडलिंग के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि यदि कोई मशीन है, राइट, यदि आपने कोई मशीन बनाई है तो उसके अंदर हमें क्या क्या पैरामीटर्स लेने चाहिए जिससे जिससे वो मशीन आपकी अच्छी चल सके। क्योंकि बच्चों ये माना जाता है क्योंकि इन इलेक्ट्रिकल में या कोई ना कोई ब्रांच में एक या दो यूनिट या एक या दो कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो कोई ना कोई मशीन को स्टार्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इलेक्ट्रिकल में करंट और वोल्टेज होता है, राइट। तो करंट और वोल्टेज हमारे एक्टिव एलिमेंट होते हैं जो मशीन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है करंट, क्योंकि जब जितना ज़्यादा करंट हाई जाएगा सिस्टम आपका उतना जल्दी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देगा, सिस्टम आपका डैमेज हो सकता है, राइट। क्योंकि करंट के बढ़ने से लॉसेस क्रिएट हो जाते हैं। लॉसेस के क्रिएट होने से जो कंडक्टर है जिसमें करंट का फ्लो होता है वो आपका बहुत हाई लेना पड़ेगा आपको कंडक्टर। मशीन आपकी कॉस्टली हो जाएगी, सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, एफिशिएंसी बहुत डाउन हो जाएगी, पावर फैक्टर बहुत लो हो जाएगा। तो ये सारे पैरामीटर्स को कंट्रोल करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल करंट को कंट्रोल करना है। तो करंट को कंट्रोल करने के लिए हम पहले उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं कि हम उसकी क्या वैल्यू रखें जिससे सिस्टम हमारा अच्छा हो जाए, मीन्स परफेक्ट सिस्टम हो जाए। आइडियल सिस्टम की तो हम बात ही नहीं कर रहे क्योंकि आइडियल सिस्टम तो होता भी नहीं है बेसिकली, बट परफेक्ट सिस्टम मीन्स इन प्रैक्टिकल अप्रोक्सीमेटली आइडियल हो जाए, राइट। क्योंकि आइडियल सिस्टम तो हम बात ही नहीं करते, आइडियल सिस्टम तो बस हमारा जो थ्योरी है या सब्जेक्ट है उसमें हम पढ़ते हैं, बट इन प्रैक्टिकल मशीन्स में हम आइडियल सिस्टम की बात नहीं करते, बट हम उसे उसे आइडियल सिस्टम तक कहाँ तक लेके जा रहे हैं, अप्रोक्सीमेट आइडियल सिस्टम, दिस इज द बेस्ट रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम, ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम में आपको अलग से अलग टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। इसके अंदर आप अलग अलग पैरामीटर्स आप डिटरमाइन करोगे और अलग अलग कंट्रोलर डिजाइन करोगे जिससे हम मशीन को अच्छा बना सकें, उसकी पैरामीटर्स को कंट्रोल कर सकें, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मैथमेटिकल मॉडलिंग करोगे, इसके अंदर सारे पैरामीटर्स की नॉलेज गेन करोगे कि इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिससे कंट्रोल सिस्टम हम बना सकें और सिस्टम को अच्छा कर सकें।
राइट। और नंबर थर्ड सब्जेक्ट आपका आएगा ट्रांसफर फंक्शन, ब्लॉक डायग्राम एंड सिंगल फ्लो ग्राफ। ये बच्चों एक बहुत अच्छा टॉपिक है और गेट ईएस में इसमें एक थर्ड टॉपिक में से 100% पूछा जाता है। जो बच्चों ये थर्ड टॉपिक है आपका, इसमें से आपका गेट में 100% या ईएस में 100% एक या दो क्वेश्चन आते हैं। तो ये बच्चों सबसे ब्रांड टॉपिक है कंट्रोल सिस्टम का। तो जब टॉपिक स्टार्ट होगा तभी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि ट्रांसफर फंक्शन, ब्लॉक डायग्राम और सिंगल फ्लो ग्राफ का क्या काम है, हम क्यों यूज करते हैं। बस आज के लेक्चर में हम केवल आपको बेसिक बताएंगे कि क्या क्या टॉपिक हम आपको पढ़ाने वाले हैं बीटेक के अंदर, क्योंकि बच्चों ये सब्जेक्ट जो मैं आपको लेक्चर देने वाला हूँ, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये पूरे बीटेक का ओवरऑल कोर्स है। इसके बाद यदि चांस मिलेगा तो एमटेक के हम बहुत सारे कोर्सेज जो ऑप्टिमल कंट्रोल सिस्टम, ऑप्टिमाइजेशन, ये सारे टॉपिक हम आपको धीरे धीरे कवर करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स, राइट। तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, पहले हम बेसिक से लेकर चलेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों लास्ट टॉपिक इसका रहेगा फीडबैक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। लास्ट टॉपिक किसका? यूनिट फर्स्ट का। यूनिट फर्स्ट में जो है बच्चों आपकी 4 टॉपिक कवर होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब बच्चों जैसे आप ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम पढ़ोगे तो फीडबैक का सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है कंट्रोल सिस्टम में। वो हम आपको तभी बताएंगे ये फीडबैक सिस्टम क्या होता है, हम क्यों यूज करते हैं। ओपन लूप सिस्टम आपका आप यूज तो करते हो, बस सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। क्यों होता है? आप नेगेटिव फीडबैक क्यों यूज करते हो, पॉजिटिव फीडबैक क्यों यूज नहीं करते? मैं आपको सारे के सारे एक थ्रू एग्जाम्पल के थ्रू और आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, राइट, कि आप नेगेटिव फीडबैक क्यों यूज करते हो। बच्चों यहाँ पे हम आपको ऑटोकैड और मैटलैब, एक सॉफ्टवेयर आता है मैटलैब, इसके अंदर मैं आपको सारे के सारे कंट्रोल सिस्टम के एक एक टॉपिक को दिखाऊंगा, क्योंकि मैटलैब आपका मैट्रिक्स के ऊपर बना हुआ है। ये कंट्रोल सिस्टम बेसिकली कंट्रोल सिस्टम के ऊपर है। कंट्रोल सिस्टम के आप सारे के सारे क्वेश्चन आप इसमें सॉल्व कर सकते हो, मतलब जितने भी आप टॉपिक पढ़ोगे वो कंट्रोल सिस्टम मैटलैब में सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको ये भी चीज बताऊंगा कि मैटलैब में आप कंट्रोल सिस्टम को कैसे डिटरमाइन करोगे, और आपको बेस्ट एग्जांपल दूंगा कि आप नेगेटिव फीडबैक क्यों यूज करते हो। थ्योरेटिकल तो सबको पता है, बट मैटलैब में भी मैं आपको रेस्पॉन्स दिखाऊंगा कि नेगेटिव फीडबैक बेसिकली यूज क्यों होता है, हम पॉजिटिव फीडबैक क्यों यूज नहीं करते। तो सही है बच्चों, तो आज की क्लास बस बेसिक है और ये आपके 4 टॉपिक यूनिट फर्स्ट में कवर होंगे। उसके बाद बच्चों सेकंड यूनिट शुरू होती है। सेकंड यूनिट में बच्चों आपका आएगा टाइम डोमेन एनालिसिस, राइट। टाइम डोमेन एनालिसिस क्या कहता है बच्चों? क्योंकि आपकी सारी मशीन टाइम के ऊपर डिपेंड होती हैं, राइट, टाइम के ऊपर डिपेंड होती हैं। क्योंकि जब आप आप इलेक्ट्रिकल की बात करते हो तो उसमें एसी फंडामेंटल होता है, साइनसॉइडल वेवफॉर्म होती है। तो एसी वेवफॉर्म जो होती है वो टाइम के ऊपर डिपेंड है। तो बच्चों टाइम जितना ज्यादा बढ़ेगा तो एसी वेवफॉर्म उतनी ज्यादा बढ़ेगी, राइट। तो हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि जब भी हम किसी भी मशीन को चलाएं तो टाइम जितना भी बढ़े, बट आपकी वेवफॉर्म नहीं बढ़नी चाहिए, आपकी वेवफॉर्म कांस्टेंट होनी चाहिए। जैसे आप इसमें आप स्टेप रेस्पॉन्स पढ़ते हो, पैराबोलिक रेस्पॉन्स पढ़ोगे, इंपल्स रेस्पॉन्स पढ़ोगे, रैंप सिग्नल पढ़ते हो, तो ये मैं आपको सब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। उसके बाद एरर्स बताऊंगा कि टाइम को आप इंक्रीज करते हो तो क्या एरर होती है, टाइम को डिक्रीज करते हो क्या एरर होती है, और सिस्टम में कितना टाइम डोमेन एनालिसिस होना चाहिए, आप कैसे टाइम को यूनिफाई करते हो, कैसे आप यूनिफाई करोगे टाइम को, क्या 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 रेस्पॉन्स होने चाहिए, क्या क्या एनालिसिस करते हो आप, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, राइट। तो ये सब हम टाइम डोमेन में पढ़ेंगे, राइट। इसके बाद नेक्स्ट आपका 6 आएगा कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स। क्योंकि बच्चों सबसे मेन टॉपिक क्या है आपका, ये आपका 4th ब्रांच टॉपिक है कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट। क्योंकि जब आप मशीन तैयार करोगे तो मशीन के जो पैरामीटर्स होते हैं वो यदि हाई हो गए तो भी मशीन डैमेज हो जाएगी, लो हो गए तो मशीन स्टार्ट नहीं होगी, राइट। क्योंकि आपकी एसी वेवफॉर्म कंटिन्यूस घटती बढ़ती रहती है, कभी इंक्रीज हो गई कभी डिक्रीज हो गई। तो इस कंडीशन में हमें ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स लगाने चाहिए कंट्रोल सिस्टम के जिससे आपका एसी फंडामेंटल कंट्रोल में आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक आपको बताता हूं कि जब आप एसी लगाते हो अपने घर में तो उसके लिए आप एक स्टेबलाइजर का यूज करते हो, राइट। आप एसी जब भी आप अपने रूम में लगाओगे तो उसके साथ स्टेबलाइजर 100% लगेगा। वो क्यों लगता है बच्चों? वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपका सिंगल फेस में 230 से 220 वोल्टेज होता है, बट कंटिन्यू एसी वेवफॉर्म में वोल्टेज अप या डाउन होता रहता है, जिसकी वजह से यदि आप स्टेबलाइजर नहीं लगाओगे एसी के साथ तो आपका एसी का कंप्रेसर डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा।
तो आपके बहुत सारे टाइप के स्टेपाइजर आते हैं जो 90 वोल्ट को, जो 230 वोल्ट को 90 के लिए, मतलब सबसे कम वोल्टेज आपका 90 होगा, सबसे हाई 230 होगा। तो वो क्या करेगा, जब आपका वोल्टेज 90 होगा, 90 वोल्ट, तो वो स्टेपाइजर 230 में कन्वर्ट कर देगा। एक आपका 130 वोल्ट का आता है, एक आपका 180 वोल्ट का आता है। तो 90 वोल्ट वाला स्टेपाइजर आपका सबसे महंगा होता है, वो लगभग मेरे ख्याल से 5 से 6 हज़ार के बीच में आता है ना। क्यों, उसकी खास बात क्या है बच्चों, क्योंकि वो सबसे लोएस्ट वोल्टेज को अप कर देगा, राइट। तो इस तरह की कंडीशन में कौन कौन से कंपोनेंट हम जनरेट करें जिससे आपका सिस्टम ओवरऑल अच्छा हो जाए, राइट। क्लियर है बच्चों, सारे बच्चों को। तो ये आपका 6 टॉपिक रहेगा। इसके बाद 7 टॉपिक आपका हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ कंट्रोल सिस्टम। बच्चों ये भी टॉपिक आपका सबसे ब्रांड टॉपिक है, क्योंकि स्टेबिलिटी यदि सिस्टम की अच्छी होगी तो सिस्टम की इफिशियंसी अच्छी होगी। स्टेबिलिटी है क्या, ये हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक बताएंगे कि स्टेबिलिटी का सेंस समझते होगे कि यदि जिस पर्सन की स्टेबिलिटी सबसे अच्छी है, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसकी वॉइसिंग, उसका आइस कॉन्टैक्ट, उसकी बॉडी लैंग्वेज सबसे बेस्ट होगा। मीन्स यदि हम सिस्टम को अच्छा बनाएंगे तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे अच्छी होनी चाहिए, राइट। तो ये हम टॉपिक धीरे धीरे सारे के सारे टॉपिक एनालिसिस हम करते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। तो हम बच्चों कल से हम ये स्टार्ट करेंगे पहला टॉपिक, है ना। तो ये एक टॉपिक होगा आपका रूट लोकस। तो रूट लोकस में हम डिस्कस करेंगे कि हम रूट लोकस क्यों यूज करते हैं, सही, राइट। जब आप कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट्स आप बनाओगे या उसे एनालिसिस करोगे तो कौन कौन से रूट्स होने चाहिए, कौन कौन से, आप कैसे लोकस को डिजाइन करोगे, क्या होता है रूट लोकस, ये मशीन के लिए क्यों यूजफुल है। तो ये सबसे बेस्ट टॉपिक है। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस। बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखना, टाइम डोमेन एनालिसिस एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस, ये दोनों टॉपिक कंट्रोल सिस्टम के बेस्ट टॉपिक में माना जाते हैं। टाइम डोमेन का मतलब टी और फ्रीक्वेंसी डोमेन का मतलब फ्रीक्वेंसी मीन्स ओमेगा, राइट। क्योंकि सारी की सारी मशीनें इन दोनों के ऊपर डिपेंड हैं। तो यदि सपोज आपने टाइम को और फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर लिया तो आप मशीन के सारे कंपोनेंट्स को इजीली तरह से कंट्रोल कर सकते हो। क्योंकि सब मशीनें, जितने भी एसी की मशीन होती हैं या जितने भी आपकी लाइटिंग या कोई सी भी मशीन आप मान लीजिए, वो टाइम और फ्रीक्वेंसी के साथ ही चलती है। विदाउट टाइम फ्रीक्वेंसी के साथ वो नहीं चलेगी। तो आपका सबसे मेन मोटिव क्या होना चाहिए कंट्रोल सिस्टम में, कि आप टाइम और फ्रीक्वेंसी को मैनेज करो अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, इट इज कॉल्ड अ कंट्रोल सिस्टम, राइट। तो बच्चों हम ये सब चीज़ें धीरे धीरे कवर करेंगे। आपके लिए स्पेशल क्लास होगी बच्चों, क्लास बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके लिए ब्रांड सब्जेक्ट है और स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। इसके बाद बच्चों आएगा कंपनसेटर। ये टॉपिक आपके लिए बेस्ट है, राइट। क्यों हम डिफरेंट टाइप के कंपनसेटर यूज़ करते हैं, इसके क्या नीड है, क्यों ये कंट्रोल सिस्टम के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, कैसे कंट्रोलर डिजाइन करोगे कंपनसेटर से, है ना। तो ये सब चीज़ें आएगा। इसके बाद बच्चों आएगा यहाँ पे स्टेट वेरिएबल अप्रोच। ये आपके मैट्रिक्स फॉर्म में होती है बच्चों, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैटलैब आपके मैट्रिक्स फॉर्म में चलते हैं, जिसे हम कहते हैं मैटलैब की फुल फॉर्म क्या होती है, मैटलैब इज अ मैट्रिक्स लेबोरेटरी। मैट्रिक्स लेबोरेटरी, क्योंकि मैट्रिक्स जो बच्चों होती है वो सिस्टम के इंटरनल पार्ट को शो करती है। यदि आप ट्रांसफर फंक्शन की बात करो तो वो केवल आउटर पार्ट की बात करता है, मीन्स इनपुट एंड आउटपुट ओनली। जब आप मैट्रिक्स की बात करते हो तो वो सिस्टम के इंटरनल पार्ट की रेस्पॉन्स दिखाता है कि इंटरनल पार्ट क्या है। देखो बच्चों, फॉर एग्जांपल जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपकी पूरी बॉडी को देखता है, मतलब वो आउटर बॉडी को देखेगा कि आपको फीवर है क्या है, राइट। तो उसके हिसाब से दवाई देता है। उसके बाद आपका चेकअप होता है, यदि डॉक्टर कहता है तो चेकअप के बाद चेकअप मशीन क्या क्या कहती है, वो सारे इंटरनल पार्ट को देखती है कि इंटरनल पार्ट में क्या क्या वीकनेसेस हैं, राइट। तो स्टेट वेरिएबल अप्रोच इसी तरह की एक मशीन है जो मशीन के इंटरनल पार्ट को देखती है कि ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिससे हम मशीन को अच्छा कर सकें, ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिससे हम इजीली कंट्रोल कर सकें और मशीन की इफिशियंसी को इम्प्रूव कर सकें, राइट। तो ये बच्चों सबसे बेस्ट टॉपिक है आपका स्टेट वेरिएबल अप्रोच, और ये सबसे डिफरेंट टॉपिक है। ये बच्चों कंट्रोल सिस्टम का सबसे लास्ट टॉपिक होगा बीटेक में, राइट। बीटेक में ये सबसे लास्ट टॉपिक है कंट्रोल सिस्टम का। तो बच्चों हम धीरे धीरे आपका स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल सिस्टम के ऊपर चलेंगे और इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे पीआईडी कंट्रोलर, पी कंट्रोलर, आई कंट्रोलर,
कंट्रोलर्स क्या होते हैं, कैसे आप इसे डिटरमाइन करोगे। तो ये ओवरऑल ब्रांच, ओवरऑल सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है बच्चों, जो गेट ईएस में आता है। और मैं आपको बता दूं, गेट में ये कम से कम 10 से 12 मार्क्स का पूछा जाता है, और ईएस में ये 40 से 60 मार्क्स का पूछा जाता है, राइट। तो बच्चों सब्जेक्ट बहुत इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से 10 से 12 और 40 से 60 मार्क्स आराम से कवर कर सकते हो। और बच्चों मैं आपको अपने चैनल पर टेस्ट भी लूँगा आपका, मैं जो बच्चे पैसा खर्च करके टेस्ट देते हैं, मैं आपको यहाँ पे मैंने एक लॉजिक लगाया है, वो मैं आपको तभी बताऊँगा जब मैं वो आपका टेस्ट लूँगा। स्टेप बाय स्टेप सब काम करेंगे, आपको नोट्स भी मिलेंगे, आपको टॉपिक में बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा, आप यहाँ पे टेस्ट भी दोगे, 1 घंटे का टेस्ट होगा, 1 घंटे में आपको 60 क्वेश्चन करने हैं। उस हिसाब से मैं आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप देता रहूँगा, जिससे आपकी स्पीड अच्छी हो जाए। क्योंकि बच्चों आता, बहुत सारे बच्चों को आता सब कुछ है, बट वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते बिकॉज टाइम मैनेजमेंट, वहाँ पर टाइम की रिक्वायरमेंट बहुत है। इसलिए मैंने कहा था टाइम डोमेन एनालिसिस ये सबसे बेस्ट टॉपिक है। क्यों है? क्योंकि जब आप किसी भी सब्जेक्ट का टेस्ट देते हो, या जब आप किसी भी कंपनी का इंटरव्यू देते हो, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा कंपलसरी है बच्चों, राइट। जब तक आप टाइम को कंट्रोल नहीं करना सीखोगे, आप कभी भी पेपर में पास नहीं हो सकते। तो राइट बच्चों, इसी तरह से आप इसी चीज़ का ध्यान रखना, आपको यहाँ पे हर चीज़ मिलेगी, एनिमेशन वीडियो भी मिलेंगी, आपको नए से नए आपको टेक्निक सिखाऊंगा मैं। तो बच्चों बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस प्यारे चैनल पे बने रहें, आपका सहयोग मुझे मिलता रहे। तो बच्चों मैं फिर से कहता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और लोगों में पहुँचाइएगा, राइट। तो मेरा नाम फिर से मैं बता दूं कि मेरा नाम आशीष गुप्ता है, और आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन पाठशाला बाय आशीष गुप्ता में। तो बच्चों हम कल से ये सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच बच्चों, प्यारे बच्चों, और हम फिर से मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर। और बच्चों आप सब अपना ध्यान रखना, आप सबका आशीर्वाद मेरे चैनल के ऊपर बना रहे।